ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमने इससे पहले यूपी की इकनॉमी के बारे में बात की, जिसमें यूपी की जो है इकनॉमिक कंडीशन क्या है इस टाइम, और उसके अलावा फीचर्स के बारे में, यूपी की इकनॉमिक जो है फीचर क्या थे। अब हम यूपी की इकनॉमी के चैलेंजेस के बारे में बातें करते हैं। इसी सीरीज में हमारी जो है चैलेंजेस यूपी की इकनॉमी है ना, यूपी इकनॉमी। सो व्हाट चैलेंजेस कैन बी फेस्ड, या व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द यूपी इन टर्म ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक कंडीशंस। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय उत्तर प्रदेश या स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म ऑफ इकोनॉमी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट फेस कर रहा है, या फेस कर सकता है, या फेस करेगा, या फेस करता चला आ रहा है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं और उसी के क्वेश्चन के बारे में हम बातें करते हैं। तो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय उत्तर प्रदेश, वो चैलेंजेस क्या हैं जो कि इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फेस कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे हम लिख देंगे पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, देखिए यूपी का जो है पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो है। जहाँ पे नेशनल एवरेज है इस टाइम मुझे लगता है कि 2,35,000 लमसम चल रहा है करंट प्राइस पे। करंट प्राइस पे जो नेशनल इनकम इंडिया का, करंट प्राइस पे इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो 2,35,000 है। वहीं यूपी का पर कैपिटा इनकम 1,07,000 है, जो पिछला डेटा है, यानी कि 2023-24 में। इस साल जो 2025-26 है वो 1,27,000 रहने की अनुमान है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लो पर कैपिटा इनकम क्या है। ये पहले नंबर पे हमने लिखा क्या, लो पर कैपिटा इनकम, ठीक है। और 2023-24 में जो है ये अप्रोक्सीमेट था 107 और 468, 1,07,468 जो है ये करंट प्राइस पे था। किस पे? करंट प्राइस पे था 2023-24 में। 2025-26 में अगर हम देख लेते हैं इसको, 2025-26 में जो ईयर चल रहा है 1,00,000 जो है 27,695 होने की उम्मीद है इस साल जो है 2025-26 में। एक्चुअल में ये एक मिनिस्टर, किसी यूपी गवर्नमेंट के अग्रवाल करके कोई मिनिस्टर हैं, इकोनॉमिक्स से ही संबंधित है उनका। तो उन्होंने अभी कोई द हिंदू में या किसी पेपर में मैंने पढ़ा था, तो ये डेटा उन्होंने 1.27 का कहा की बात कही थी, और किसी ने 1.8 कहा था, जो कि एग्जैजरेशन है। बट योगी जी ने भी अभी यहाँ पे गोरखपुर में जा करके इसी डेटा को कहा था कि इस साल उम्मीद इतनी है। तो इसी आधार पर मैंने जो है करंट प्राइस पे ये इस साल की उम्मीद है यूपी की है। फिर भी इंडिया का अगर हम देखते हैं तो 2,15,000 या 2,35,000 लमसम चल रहा है, जिसके कंपैरिजन में यूपी का पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है कि डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। इस पे है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे यूपी का लमसम जो है डिपेंडेंसी कितनी परसेंट है? 65% जो है यूपी के लोग एग्रीकल्चर पे निर्भर है। सो approximately 65% population of the Uttar Pradesh engaged in the agriculture. So 65% population of the Uttar Pradesh obtains their livelihood from agriculture. तो एग्रीकल्चर से यानी खेती बाड़ी से उत्तर प्रदेश के 65% लोग उस पर निर्भर हैं, एग्रीकल्चर पे निर्भर हैं। जबकि इंडिया में ये जनसंख्या जो है 45% जो है इंडिया के लोग एग्रीकल्चर लेबर हैं। इंडिया में जो है एग्रीकल्चर पे काम करने वाले लोग 45% हैं, जबकि यूपी में 65% हैं। तो एग्रीकल्चर के मामले में भी यूपी जो है बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके अलावा एक बात और भी है, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एग्रीकल्चर की बात अगर करते हैं तो 65% जो है लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर इन यूपी, 68% लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इन यूपी। देखिए यूपी की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का
मात्र 68% एरिया ही एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। सो आउट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ यूपी, merely 68% of the land is used for agricultural activities in उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का हार्डली 68% ही एग्रीकल्चर के काम में लाया जाता है। एक तो ये दिक्कत है, जबकि इससे ज्यादा भी लाया जा सकता था। दूसरी पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट क्या है कि पॉपुलेशन प्रेशर क्या है। थर्ड नंबर का पॉइंट क्या है हमारा, पॉपुलेशन प्रेशर। देखिए इंडिया का अप्रोक्सीमेट 17% जो है जनसंख्या यूपी में रहती बसती है। सो यूपी हैज ए शेयर ऑफ 17% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, या इंडिया 17% पॉपुलेशन लाइव इन यूपी। सो इंडिया का 17% जनसंख्या कहां पे रहती है, यूपी में। 17% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, while 7.3% ऑफ द ज्योग्राफिकल लैंड ऑफ इंडिया जो है यूपी के पास है। कितना परसेंट लैंड है ज्योग्राफिकल लैंड, जबकि लैंड जो है यूपी के पास 7.33% ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया। देखिए इंडिया का 17% जनसंख्या इंडिया की यूपी में रहती है। इंडिया की 17% जनसंख्या यूपी में रहती है, जबकि इंडिया की टोटल एरिया में मात्र 7% एरिया यूपी के पास है। इंडिया का मात्र 7% एरिया ही यूपी के पास है, जबकि इंडिया का 17% जनसंख्या यूपी में रहती है। इसलिए यूपी में बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन प्रेशर है। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब फैक्ट है। अच्छा, दूसरी नंबर पे हम देख सकते हैं कि यूपी 5th लार्जेस्ट कंट्री हो जाएगी पॉपुलेशन में। अगर जैसे देखिए इंडिया फर्स्ट है, सेकंड चाइना, थर्ड पे यूएसए, चौथे पे आपका इंडोनेशिया, पांचवें पे यूपी। अब यूपी मुझे लगता है 4th पे आ चुका है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है यूपी में। Unemployment problems remain across the India, not only in UP, but we are talking here about the UP. So unemployment problem जो है, देखिए जो पुराना डेटा है वो 3%। देखिए इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 2022-23 में जो आया था, जो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में यानी 24-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें इंडिया का लेबर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% था। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% था। यूपी का 2.4% है। यूपी का 2.4% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि एग्जैजरेशन है। मुझे लगता है ये बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा शायद ना हो, बट हमें डेटा जो मिल रहा है हम वही मेंशन करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूपी का 2.4% है, बट हम यहां पे एक समस्या समझ रहे हैं कि ये भी समस्या है, इसलिए हमने मेंशन किया इसको। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये भी एक समस्या यूपी का है। स्लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी यूपी की एक समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनइक्वालिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इनइक्वालिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ये भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ ये भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी यूपी की समस्या है। तो स्लो रेट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर्स है। किसी भी कंट्री में जितना ज्यादा जो है कैपिटल फॉर्मेशन होगा यानी इन्वेस्टमेंट होगा,
ये एक प्रोसीजर है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, जिसमें 3-4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 पे कहीं पे सेविंग होती है, फर्स्ट नंबर पे सेविंग होता है। इस सेविंग को जो है फाइनेंस, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट आता है, और इसी इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए ये प्रोसीजर है कैपिटल फॉर्मेशन का, पहले नंबर पे सेविंग, देन फाइनेंस, देन इन्वेस्टमेंट। इंडिया का जो कैपिटल फॉर्मेशन है 32% है जीडीपी का। यूपी का बहुत ही कम रेट पे कैपिटल फॉर्मेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, इनइक्वालिटी इन द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इनइक्वालिटी इन पर्सन एंड इनइक्वालिटी इन रीजन बोथ exist in UP. Here we can write here inequality in person, region and occupation. पर्सन मीन्स कुछ लोग बहुत ही ज्यादा रिच हैं, सम बॉडीज आर वेरी रिच एंड सम आर इवन barely sustaining their life and livelihoods. कुछ लोग बहुत रिच हैं, कुछ लोग बहुत ही पुअर हैं। रीजन, वेस्टर्न यूपी बहुत ही हाईली प्रॉस्परस है कंपेयर टू आपका बुंदेलखंड और ईस्टर्न यूपी। ईस्टर्न यूपी बहुत ही ज्यादा पुअर है, फ्लडेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज फुल्ली वहां पे डिमिनिश है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। पूरा का पूरा एरिया ईस्ट यूपी का जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। उसके अलावा जो है पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा बैड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकिंग, मतलब बैड पॉलिटिक्स, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑक्यूपेशन। जो एग्रीकल्चर या प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से इन्वॉल्व होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पुअर है ज़्यादातर यूपी में, और जो सर्विसेज या इंडस्ट्री सेक्टर से इन्वॉल्व हैं वो बहुत ही हाईली प्रॉस्परस हैं। तो इनइक्वालिटी हर फील्ड में एग्जिस्ट करती है। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब कि लोगों के पास स्किल, एजुकेशन, और थर्ड नंबर पे स्किल, एजुकेशन और हेल्थ। नेक्स्ट में लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की भी लोगों के पास उतनी ज़्यादा, खासकर एग्रीकल्चर वगैरह यूज़ में टेक्नोलॉजी का बहुत ही कम है। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज आज भी यूपी में बहुत ही डोमिनेटेड है। अगर प्रोडक्शन कोई में किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में इकोनॉमी ऑफ स्केल अप्लाई हो, यानी लार्ज और मास लेवल पे अगर प्रोडक्शन होने लगे, तो जो मार्जिनल कास्ट है वो कम हो जाएगा और प्रोडक्शन आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मैकेनाइज्ड होना चाहिए कोई भी प्रोडक्शन, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। आज भी मैनुअल वर्क बहुत सारे सेक्टर में डोमिनेटेड है यूपी में, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोमोगेटेड है और इधर उधर डिस्पर्स है। ये भी एक फैक्टर है। अगला हमारा एक सवाल है जो यूपी पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इसी से रिलेटेड है। चैलेंजेस बिफोर रेवेन्यू जनरेशन ऑफ यूपी। ठीक है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द उत्तर प्रदेश इन रेवेन्यू जनरेशन? सो राइट डाउन हियर क्वेश्चन ऑफ challenges faced by state of UP या यूपी गवर्नमेंट या स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। तो चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, फॉर रेवेन्यू जनरेशन, नॉर्मल कोई भी चीज अगर हम राइटिंग करते हैं तो उसमें स्टेट का वर्ड यूज करेंगे, ना कि गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट किसी ना किसी एक पार्टिकुलर पार्टी का सिंबॉलिक होता है, इसलिए हम गवर्नमेंट को क्लेम ना कर करके स्टेट को, कोई भी चीज अगर कामयाब हो या मतलब कि नाकामयाब हो, कामयाबी नाकामयाबी का श्रेय हम स्टेट को देंगे या प्रोविंस को देते हैं, ना कि किसी पार्टिकुलर गवर्नमेंट को देंगे। कोई भी अच्छाई या बुराई जो कुछ भी है, इसलिए स्टेट ही मेंशन किया अगर ये अगर राइटिंग में, चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे। जैसे स्टेट ऑफ बिहार, आपका तमिलनाडु एक स्टेट है, ऐसे यूपी भी एक स्टेट है, तो यूपी के बारे में बात करनी हो तो स्टेट को मेंशन करिए। जहां पे पॉलिटिकल साइंस में अगर कुछ क्वेश्चन आपका इंडियन पॉलिटी में गवर्नमेंट से रिलेटेड पूछता, तो वहां पे गवर्नमेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स हो गया, जैसे पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर जैसे पंचायती राज गवर्नमेंट, तो वहां पे गवर्नमेंट को मेंशन करना है। बट जनरल सेंस में किसी चीज को अगर हमको आइडेंटिफाई करना हो तो स्टेट से जाना जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट आज है, कल चली जाएगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी। नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन है कि चैलेंजेस फेस्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या उत्तर प्रदेश स्टेट फॉर रेवेन्यू जनरेशन। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या उत्तर प्रदेश स्टेट
इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू जनरेशन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, रेवेन्यू जनरेशन या रेवेन्यू को जनरेट करने में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इसके बारे में हम बातें करते हैं। तो पहले नंबर पे हमको ये जानना होगा कि स्टेट का रेवेन्यू का सोर्स क्या है। तो हम सीक्वेंस वाइज सिस्टमेटिक वाइज सोर्स को लिखते हैं। पहले नंबर पे सोर्स जो रेवेन्यू का है, देखिए हमने देखा था रिसीव्ड में, हमने यहाँ पे बजट में एक वो बनाया था डायग्राम, जिसमें कि हमने देखा था कि बजट है, उसमें रिसीव्ड है, एक्सपेंडिचर है। रिसीव्ड में हमने फिर लिखा था रेवेन्यू, कैपिटल, ऐसे एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है। ऐसे सोर्स यहाँ पे खाली हमारा रेवेन्यू ही पूछा है। रेवेन्यू दो तरह का हो सकता है, एक तो आपका टैक्स से आता है, एक नॉन टैक्स से आता है। नॉन टैक्स का मतलब क्या होता है, जैसे किसी कोई पीएसयू है वो कमा रही है, उससे जो इनकम आ रहा है, जैसे रेलवे से इंडियन गवर्नमेंट को आता है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में आ जाएगा, ठीक है। कोई हम उधार लेते हैं या कोई इंटरेस्ट कमाते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें जो उधार ले या मतलब कि बारोइंग करते हैं, लोन लेते हैं, वो सब कैपिटल में आता है। कोई चीज़ सेल हो गया, कोई डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह, तो कैपिटल में आता है। यहाँ पे क्या है कि रेवेन्यू से रिलेटेड हमको बात करनी है। रेवेन्यू दो तरह के हो सकते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को जो फंड जाता है वो क्या आ जाएगा, ग्रांट कहलाता है। वो ग्रांट किस में आता है, रेवेन्यू में आता है। रेवेन्यू ही मतलब एक मेनली ग्रांट होता है। देखिए स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू, पहले नंबर पे हमने क्या लिखा है यहाँ पे, स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू, ये अप्रोक्सीमेटली 33.4% है। स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू 37.4% जो है इस बार के बजट में मेंशन किया गया है। तो इस बार के बजट में ये बात मतलब मेंशन की गई। सेंटर जो है सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर, नेक्स्ट क्या है हमारा, सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर, ये जो है 32.4% है। नेक्स्ट पब्लिक डेब्ट रिसीव्ड, पब्लिक डेब्ट रिसीव्ड, ये आपका 14.4% है। नेक्स्ट आपका सेंट्रल ग्रांट्स इन एड्स, सेंट्रल ग्रांट्स इन एड्स, ये आपका हो जाएगा 11.1%। देखिए सबसे ज्यादा यहां पे मान के चलिए कि अगर हमने रिसीव्ड लिख दिया तो रिसीव्ड में हमने दो तरह का रखा, एक तो यहां पे रेवेन्यू और एक हमारा ये आ गया कैपिटल। रेवेन्यू में हमने दो तरह का रख लिया, एक टैक्स वाला, एक नॉन टैक्स। जो नॉन टैक्स होते हैं उसमें जैसे कि पीएसयूज हो गया, कोई कंपनी स्टेट की जो अपनी है, ठीक है, या उसके अलावा नॉन टैक्स में जो है मान के चलिए ग्रांट्स आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ग्रांट्स आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये सीक्वेंस है। स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू, स्टेट का जो अपना टैक्स है उससे सबसे ज्यादा यूपी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, अप्रोक्सीमेटली 37%। यूपी के टोटल रेवेन्यू का 37% स्टेट के अपने टैक्स से आता है। सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स का हिस्सा है, ये जो टैक्स है ये दो तरह का हो सकता है, एक तो ऑन टैक्स, एक तो सेंटर का टैक्स है। यानी सेंटर से जो पैसा आ रहा है, सेंटर में बहुत से टैक्स ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से वापस रिटर्न फिर आता है, ठीक है, तो वो वाला टैक्स है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ट्रांसफर हो रहा है ये अपना वाला टैक्स, ये दोनों बात हो गई यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा क्या हो गया आपका, स्टेट का अपना टैक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 3 3 6, यानी अप्रोक्सीमेट 70% वैल्यू तो यही हो गई। पब्लिक डेब्ट रिसीव्ड, डेब्ट जो है आपका इसमें आता है, यहाँ पे डेब्ट जो है कैपिटल वाले में आएगा, तो वो आपका 14% है। सेंट्रल ग्रांट्स इन एड, जो सेंट्रल का जो ग्रांट्स है, जैसे नॉन टैक्स में हमने ग्रांट्स लिखा था, इस वाले में जगह पे क्या लिख जाएगा, सेंट्रल का ग्रांट्स जो है, ग्रांट्स इन एड जो सेंटर की तरफ से स्टेट को जाता है, यूपी को 11% जा रहा है। तो यूपी के रेवेन्यू का ये सोर्स हो गया। ये सारा का सारा इसमें कैपिटल वाला भी लिख दिया, क्योंकि सीक्वेंस को समझने के लिए मैंने लिख दिया। मेनली ये तीनों रेवेन्यू सोर्सेस हैं, ये कैपिटल का है, बट हमने सीक्वेंस के लिए समझने के लिए लिख दी ये बात। अच्छा, उसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रेवेन्यू जनरेशन में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू
अगर टैक्स के बारे में बात करें तो यूपी गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आता है वो जीएसटी से आता है, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद स्टैंप ड्यूटी और व्हीकल टैक्स वगैरह, ये सीक्वेंस है। तो सबसे ज़्यादा जीएसटी और वैट से आता है, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी से आता है, इसमें अगर सीक्वेंस देखेंगे टैक्स में खाली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जो है स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस जो आती है उससे आती है। थर्ड नंबर पे आपका व्हीकल जो है टैक्स से आता है। ये सीक्वेंस हो जाते हैं आपके इसके टैक्स के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि जो ये फैक्टर्स, हमको मेन अब क्वेश्चन पे अब हम आते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन जानना जरूरी था। अब फैक्टर्स हम लिखते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं। रेवेन्यू जनरेशन के पहले बार सोर्सेस को जान लीजिए, कहाँ कहाँ से मेजर सोर्स है और उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल या हर्डल क्रिएट होती हैं। तो वो फैक्टर्स के बारे में बात करें तो नंबर 1 पे हमने यहाँ पे लिख दिया, सपोज दैट कि लैंड से जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें समस्या क्रिएट हो गई हो। नंबर दूसरे पे यहाँ पे अगर लैंड से नहीं आ रहा है तो वो टैक्स और जीएसटी वगैरह जैसे होता है, टैक्स वगैरह से जो आ रहा है रेवेन्यू। नंबर तीसरे पे टैक्स के बाद है जो है एग्री एंड एलाइड है, एग्री एंड एलाइड हो सकता है, एलाइड। नेक्स्ट नंबर पे आपका जो है मिनरल्स वगैरह जो है, माइनिंग वगैरह होती है यहाँ पे बुंदेलखंड वाले रीजन में, उससे भी आ सकता है, ठीक है। ये इस तरह से सीक्वेंस है। नेक्स्ट पॉइंट पे जो है मिनरल्स के अलावा जो है यूपी गवर्नमेंट बार बार जो है टैक्स वेवर वाला भी काम करता है। जो किसान लोन ले लेते हैं वो मतलब कि लोन वेवर वाला जो होता है उसको भी स्कीम लाता रहता है, तो लोन वेवर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे जो है देखिए जो इंडस्ट्रीज हैं, पांचवें इंडस्ट्री को अट्रैक्ट किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाएं। तो इनिशियल लेवल पे बहुत सारे टैक्सेस माफ़ कर दिए जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बहुत ज़्यादा सस्ते दाम पे दिया जाता है, ज़मीन वमीन 1 रुपये के हिसाब से 1 एकड़ दिया जाता है। तो ये इस तरह से इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। जैसे अभी अदानी को बहुत बड़ी ज़मीन लखनऊ में मतलब कि अलॉट की गई, या उसके सराउंडिंग रीजन में, मलियाबाद वाले जोन में। उसके अलावा देखिए माइनिंग हो गया, मिनरल्स वगैरह माइनिंग है, और ये इंडस्ट्री हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे स्लम वगैरह के जो एरियाज होते हैं, स्लम एंड अर्बन एरियाज, तो वहाँ पे बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती हैं, वहाँ पे भी टैक्सेस जो हो गए पे नहीं करते क्योंकि वो एलिजिबिलिटी नहीं आते उसके अंदर, पब्लिक से अवेयरनेस कम होती है। तो ये फैक्टर्स हो गए, इन फैक्टर्स के कारण यूपी का रेवेन्यू कम है। अब इन फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है, और सीक्वेंस वाइज बातें कर लेंगे। उसके बाद जो है सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पे हमने क्या लिखा कि लैंड, ठीक है। लैंड जो है यहाँ पे देखिए लैंड रेवेन्यू जो है यूपी का ना के बराबर है। उसके पीछे कारण क्या है? एक तो आउटडेटेड जो है लैंड रिकॉर्ड है। क्या है? लैंड रिकॉर्ड जो है आउटडेटेड है। तो फर्स्ट नंबर पे लैंड है, ठीक है। लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड हम बातें कर ले। देखिए लैंड रेवेन्यू फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या आया? लैंड। लैंड में जो है आउटडेटेड रिकॉर्ड जो है, एक तो बहुत बड़ा फैक्टर क्या है कि आउटडेटेड है। लैंड पे जो सेल में परचेज में जो टैक्स चार्ज होता है उसको स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस कहा जाता है। लैंड को सेल करने या परचेज करने पे जो टैक्स लगाया जाता है सेल परचेज पे, वो स्टैंप ड्यूटी कहलाता है या रजिस्ट्रेशन फीस कहलाता है। तो यहां पे आउटडेटेड लैंड रिकॉर्ड है, कोई प्रॉपर लैंड्स का बहुत सारा लैंड डिस्प्यूटेड भी है, ये सब समस्याएं हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ने इसको सही करने के लिए भूलेख करके एक ऐप बनाया हुआ है। भूलेख, ये जानना जरूरी है, भूलेख। उसके अलावा जो है लैंड जो है फेक इनवॉइस एंड मतलब कि जो एक होता है सर्किल रेट। सर्किल रेट का मतलब क्या होता है? सर्किल रेट का मतलब ये होता है जैसे कोई 1 बीघा लैंड है, मान लेते हैं कि 1 बीघा लैंड की कीमत जो है 1 लाख रुपये है। कितनी है? और ज्यादा होगी, लेकिन 1 लाख रुपये 1 बीघे लैंड की कीमत है मान लेते हैं। तो एक मार्केट रेट होता है, मार्केट रेट, एक सर्किल रेट। मार्केट रेट का मतलब यह होता है कि वो रेट जिस पे एक्चुअल पे किसान डील करता है। सर्किल का रेट क्या है? कि वो दर जिस पे किसान
बेचते वक्त जमीन किसी को भी स्टैंप ड्यूटी से बचने के लिए कम दाम रजिस्ट्री में शो करता है, रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त कम दाम शो करता है, तो बचने के लिए 70,000 रुपये किसान ने शो किया। कितना शो किया कि हमने जमीन बेचा कितने पे, 70,000 या 70,000। तो कम दाम जब शो किया जाता है ताकि उस पर स्टैंप ड्यूटी कम पड़े, स्टैंप ड्यूटी कम पड़े, रजिस्ट्रेशन फीस उसका कम हो जाए, क्योंकि एक्चुअल में बेचा जो है वो मार्केट रेट पे बेचा, 1 लाख पे बेचा, लेकिन जब गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्ट्री करने गया वो, यानी कि बैनामा कहते हैं उसे, तो उसने कम रेट शो किया। अब ये कहा कि हमने 70 रुपये बेचा, और इसको सर्किल रेट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉइंट, वैल्यूएशन फॉर टैक्सेशन एंड मतलब कि लो वैल्यूएशन, ठीक है, लो वैल्यूएशन ऑफ लैंड टू एवॉइड टैक्सेशन, यानी कम वैल्यू शो करता है अपनी लैंड को बेचने का ताकि टैक्स से बचा जाए, यानी स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस से बचने के लिए। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, जब रजिस्ट्रेशन फीस या मतलब कि स्टैंप ड्यूटी आपकी चार्ज हो रही है तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लॉस होती है। तो स्टैंप यानी इवेडिंग द स्टैंप ड्यूटी, यहां पे हम लिख सकते हैं इवेडिंग द स्टैंप ड्यूटी। कभी कभी वो ऐसे अननेसेसरी लोगों को जो मतलब जिनको बेचा गया बट वो अपना विरासत में शो करके भी ट्रांसफर करा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये लैंड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमने पॉइंट लिखा था जीएसटी से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड। टैक्स जो टैक्सेशन सिस्टम्स है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो टैक्सेशन है सिस्टम वो बहुत ही वीक है, बहुत ही पुअर है यूपी में या बल्कि पूरे इंडिया में। उसका कारण क्या है, देखिए लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी है। नंबर 1 पे हम लिख सकते हैं यहां पे कि लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी है, और फेक इनवाइसेस प्रेजेंटेड एंड जनरेटेड बाय द सेल्समैन एंड द बिजनेसमैन। तो एक तो ये फैक्टर होता है कि फेक इनवाइसेस ये लोग पेश करते हैं, गलत डेटा जो है एंट्री करते हैं, रॉन्ग डेटा एंट्री बाय द अकाउंटेंट्स टू इवेड द टैक्सेस, टू इरोड द टैक्सेस। तो मतलब कि ये रॉन्ग डेटा इस तरह की चीजों को ये लोग कर देते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा लेक ऑफ अवेयरनेस। देखिए यूपी की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है रूरल जंट्री है। लोगों को जो ये टेक्निकल नया कॉन्सेप्ट आया है इंटरनेट का और ऑनलाइन जो है कंप्लायंस वाला कॉन्सेप्ट, इससे ज़्यादा लोग उतने अवेयर नहीं होते, इसलिए लोग उतने ज़्यादा अवेयर ना होने का तो पहले से बच जाते हैं, बचने की कोशिश करते हैं और उसको फॉलो भी नहीं करते रूल्स वगैरह को। ठीक है, और टैक्स बेस एंड टैक्स स्लैब वगैरह जो है वो बहुत ही हाई लेवल से चलता है, ये भी इनकम का एक सोर्स है, मतलब कि कारण है। नेक्स्ट पॉइंट एग्रीकल्चर एंड एलाइड है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड ये भी एक फैक्टर है यूपी के जो है रेवेन्यू का। देखिए एग्रीकल्चर जो इनकम है वो ऑलवेज एग्जम्प्ट किया जाता है। सो एग्रीकल्चर इनकम्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन। यहां हम लिख सकते हैं एग्री इनकम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन। Agri income या agricultural income is exempted from the taxation. While several big farmers and large farmers, their revenue are too high, and they must be come under the compliance. But the government norms exempted to such farmers, to the rich farmers. Why? Due to the vote bank politics. Due to the polarization of the vote and election, गवर्नमेंट जो है बहुत बड़े बड़े जो रिच फार्मर हैं जिनके ऊपर टैक्स कंप्लायंस अप्लाई होना चाहिए, अप्लाई नहीं करती वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से, इलेक्शन जीतने के कारण। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एग्रीकल्चर रिलाइज सेक्टर वो ज़्यादातर हिस्सा एग्रीकल्चर का कहीं ना कहीं और इससे रिलेटेड वो टैक्स से एग्जम्प्टेड है।
नेक्स्ट पॉइंट, नॉन एग्री इनकम often shows in agree income to evade या to avoid the taxation या taxes, to avoid the taxes. नॉन फार्म इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, यानी एग्रीकल्चर के अलावा जो दूसरे सोर्सेस से इनकम आता है उसको भी लोग एग्रीकल्चर इनकम के तौर पे शो करते हैं ताकि टैक्स से बचा जा सके। बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है यूपी में जो कि एग्रीकल्चर इनकम में दूसरे, जैसे कोई बिजनेस है, किसी का कारोबार, उसके पास एग्रीकल्चर भी है, बिजनेस भी है, किसी के पास कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में बहुत बड़े हिस्से को दर्शा देता है और जिसकी वजह से वो टैक्स से बच जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें देखते हैं, एग्रीकल्चर के अलावा देखिए लोन वेवर वाला एक स्कीम यूपी की चलती रहती है गवर्नमेंट की, अक्सर जो है हर 7-8 साल में, लोन वेवर। लोन वेवर, लोन वेवर का मतलब क्या होता है कि जो किसान लोन ले लेते हैं उनको हर 3 साल 4 साल के बाद गवर्नमेंट माफ़ कर देती है। जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह से जो लेते रहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो गवर्नमेंट एक तरह से वेव्ड लोन फ्रीक्वेंटली, ठीक है, टू द फार्मर्स, particularly to the farmers, so it also reduce the government revenue. So government waived the loans to the farmers frequently, that reduce revenue to the government. गवर्नमेंट बहुत बार ऐसा होता है किसानों का लोन जो है टाइम टू टाइम माफ़ करती रहती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के रेवेन्यू का लॉस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? हाँ देखिए, ये आपका एक तो इंडस्ट्री है और एक पॉइंट है आपका इसका क्या कहते हैं, स्लम एंड अर्बनाइजेशन। तो हम पहले नंबर पे स्लम एंड अर्बनाइजेशन लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ई नंबर पे हम लिख देते हैं स्लम एंड अर्बनाइजेशन। स्लम एंड अर्बनाइजेशन देखिए, ड्यू टू द अर्बन एक्सपेंशन several unauthorized colonies are established inside and outside of the cities. These unauthorized colonies are exempted from the taxations. अर्बन फैलाव के कारण, सिटी के बढ़ाव या फैलाव के कारण, जब नगर का जो फैलाव होता है, अर्बन एरियाज फैलता है बाहर की तरफ या कभी अंदर की तरफ, तो बहुत सारे अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज डेवलप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज एंड स्लम्स या घेटाइजेशंस कह सकते हैं। ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट या रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड बिकॉज दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम municipal taxations from the property taxes. These are exempted from the municipal taxations and from property taxations. Exempted from municipal taxations and property taxations. तो जैसे जैसे अर्बन एरियाज का फैलाव होता है या कोई भी सिटी फैलती है, तो बहुत सारी कॉलोनीज उसमें अनऑथोराइज्ड डेवलप हो जाती हैं, जिसके कारण म्युनिसिपैलिटी का जो टैक्स होता है वो घट जाता है। खासकर म्युनिसिपैलिटी एरियाज का टैक्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्सेस घटता है, क्योंकि ये अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज होती हैं और इसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू का लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? देखिए, इलीगल कॉलोनीज एंड अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज। सो वी कैन आल्सो राइट हियर इलीगल कॉलोनीज and unauthorized colonies are often exempted from taxations. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है इंडस्ट्री, ई के बाद एफ नंबर हो जाएगा इंडस्ट्री। देखिए,
इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इनिशियल फेज में गवर्नमेंट तो एक तो औने पौने उनको ज़मीनें देती है, दूसरे नंबर में क्या करती है कि गवर्नमेंट उनके इनिशियल लेवल पे जैसे कि पावर टैरिफ होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई टैरिफ या कोई टैक्स, वो माफ़ कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्साइज हुआ इनिशियल लेवल पे, वो माफ़ कर देती है। और कारपोरेट इनकम टैक्स जो है कई सालों के लिए एग्जाम कर देती है, माफ़ कर देती है, ताकि स्टार्टअप को या इनोवेशन को या एक तरह से बिजनेस को प्रमोट किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके। तो ऐसी कंडीशन में फाइनली लॉस किसका होता है? गवर्नमेंट के रेवेन्यू का होता है। तो इसको हम कहेंगे कैसे, देखिए, टू अट्रैक्ट द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट to attract the industries and factories, government exempted the industries in excise, corporate income tax, power tariff, etc. in the initial phase. So government exempt on corporate income tax, excise and power tariff at initial level, ठीक, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, माइनिंग एंड रेवेन्यू थेफ्ट, EFG, माइनिंग एंड रेवेन्यू थेफ्ट। हमने बहुत बार सुना होगा कि माइनिंग में कोई डीएम साहब थे, कोई एसडीएम साहब थे, कोई आईपीएस अधिकारी थे, उनको माफिया ने, भू माफिया ने या माइनिंग माफिया ने, माइन माफिया ने, उन लोगों ने उनको ट्रॉली पलटा दी, गोली मार दिया अधिकारियों को। ये अक्सर हम सुनते रहते हैं। तो ये माइनिंग और रेवेन्यू की वजह से भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा लॉस होता है। गवर्नमेंट जितना एरिया जिसको अलॉट करती है, वो उससे कहीं ज़्यादा एरिया की माइनिंग करता है, उससे ज़्यादा मिनरल वो उसको निकाल करके चुपके से हाइड करके इंफॉर्मेशन को बेचता रहता है। तो ये माइनिंग हो जाएगा। देखिए, इसमें हम लिख सकते हैं इलीगल माइनिंग एंड अनरेगुलेटेड माइनिंग make losses to the government revenue. Illegal mining or unregulated mining make losses to the revenue, government revenue. Illegal extraction of the minerals by the bhu mafia and local influential person exempted the government revenue. Illegal extraction of the minerals by the Bhu mafia and influential politically dominated persons of the region, they are getting the profits from this. Next point क्या होता है, EFGH, करप्शन। करप्शन जो है किस चीज में हो सकता है? एक तो जो है, जो इनकम टैक्स पे करने वाला बंदा है वो गलत अपना वो डाटा शो करे। दूसरा, जो ऑफिशियल्स हैं वो मिस इंटरप्रेट करें, वो इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट करें। तो एक करप्शन कई लेवल पे हो सकता है। तो ये करप्शन भी गवर्नमेंट के साधन या रेवेन्यू को कहीं ना कहीं जो है मतलब कि लॉस करती है। तो ब्राइबरी एंड फेवरेटिज्म हम यहां लिख सकते हैं, ब्राइबरी एंड फेवरेटिज्म often losses government revenue। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण गवर्नमेंट का रेवेन्यू घट जाता है। एंड पॉलिटिकल क्या कहते हैं, पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक एंड कॉर्पोरेट नेक्सस भी एक फैक्टर्स है, जो सबसे बड़ा फैक्टर्स है। पॉलिसीज भी उसी के अधीन बनती हैं। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन भी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लें। इसका सॉल्यूशन क्या है?
और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या है कि टू स्ट्रेंथन द टैक्सेशन सिस्टम्स, ठीक है, टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जो भी ये समस्याएं हमने मेंशन की हैं, चाहे वो आपका लैंड रेवेन्यू से समस्या हो, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड समस्या हो, वो आपका माइनिंग से रिलेटेड समस्या हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड समस्या हो, या आपका करप्शन से रिलेटेड समस्या हो, लोन वेवर वाली जो समस्या हमने मेंशन की, इन सारे समस्याओं का सॉल्यूशन क्या होगा, एक एक का समस्या का सॉल्यूशन अलग अलग भी हो सकता है, या एक सॉल्यूशन कई एक समस्या का हो सकता है। तो स्ट्रेंथन टैक्स इन्फोर्समेंट, तो पहला पॉइंट क्या है, टू स्ट्रेंथन टैक्स, टू स्ट्रेंथन टैक्स इन्फोर्समेंट। टैक्स इन्फोर्समेंट का मतलब ये हुआ टू स्ट्रेंथन टैक्स इन्फोर्समेंट। खासकर जैसे कि आपका जीएसटी है, आपका स्टैंप ड्यूटी है, लिख दीजिए जैसे स्टैंप ड्यूटी, क्योंकि स्टेट वगैरह का ही है, आपका रजिस्ट्रेशन फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, ये सब स्टेट के रेवेन्यू के सोर्सेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड ये भी एक मतलब इस सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, भूले करके एक स्कीम लाया है, जिसके अंदर का सारा रिकॉर्ड जो है उसमें मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट में है कर्बिंग जो है करप्शन, है ना, कर्बिंग करप्शन। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो होता है ये ब्रिंगिंग एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, टू द टैक्स अंडर टैक्स स्लैब। तो ब्रिंगिंग एग्रीकल्चरल इनकम ऑन द टैक्स स्लैब फॉर रिच फार्मर, ऐसा लिखेंगे ज्यादा सही रहेगा। टू ब्रिंग द एग्रीकल्चरल इनकम, टू ब्रिंग एग्री इनकम अंडर टैक्स स्लैब फॉर रिच फार्मर है ना, रिच फार्मर। सारे फार्मर नहीं, कुछ तो फार्मर बेचारे हैंड टू माउथ ही होता है कि डेली खोदो और डेली पानी पियो, ऐसे होते हैं बेचारे, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं और इसी के आधार पे हमें इस निष्कर्ष से पहुंच जाते हैं कि हमारा जो मतलब कि अगर हम रेगुलर ऐसे क्लासेस करते रहें और आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए, तो उम्मीद है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि यूपी पीसीएस का जो जीएस पेपर 5 है और पेपर 6 है, बड़े आराम से 1 महीने के अंदर हमारा ख़त्म हो जाएगा। और हमने आज एक टॉपिक जो है फर्स्ट मॉड्यूल का कंप्लीट कर दिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और जितना भी हो सके शेयर करें। ओके बाय, ऑल दी बेस्ट।